नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया है। प्रदेश में 26 नगर पंचायतें आदर्श नगर पंचायतें बनी हैं। 26 नगर पंचायतों में मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। सभी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत के तहत चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि जल्द ही अन्य जिलों की नगर पंचायतों का भी चयन किया जाएगा। 26 नगर पंचायतों में हाईटेक सुविधाएं मिली हैं और सभी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत के तहत चयन किया जाएगा। योगी सरकार का यह बड़ा फैसला है। जल्द ही अन्य जिलों की नगर पंचायतों का भी चयन होगा और योगी सरकार का यह बड़ा फैसला नगर पंचायतों को लेकर नजर आया है, जिसमें सीधे तौर पर नगर पंचायतों को फायदा होगा। तो प्रदेश में 26 नगर पंचायतें आदर्श नगर पंचायतें बनी हैं। तो प्रदेश में 26 नगर पंचायतें आदर्श नगर पंचायतें बनी हैं। 26 नगर पंचायतों में हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। आदर्श नगर पंचायतों के तौर पर इनको विकसित किया जाएगा। सभी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत के तहत चयन किया गया है। तो इन नगर पंचायतों को तेजी के साथ अब आगे लेकर जाया जाएगा, विकास किया जाएगा। और योगी सरकार का यह बड़ा फैसला देखने को मिला है। प्रदेश में 26 नगर पंचायतें ऐसी हैं जिन्हें आदर्श नगर पंचायत बनाया जा रहा है। आलोक राय हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं। आलोक, योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला दिया कि 26 नगर पंचायतों को आदर्श नगर पंचायत बनाया जाए। किस तरीके से विकसित होंगी अगर आदर्श नगर पंचायतें बन जाती हैं तो? देखिए, एक बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार ने। 26 जिलों की 26 नगर पंचायतों को आदर्श नगर पंचायत बनाया जाएगा और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना है उसके तहत इन सभी पंचायतों में जिनका चुनाव किया गया है इनको जो है विकसित किया जाएगा। इनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और निश्चित रूप से अब इन सभी नगर पंचायतों में हाईटेक सुविधाएं होंगी। मसलन वहां पे स्ट्रीट लाइट्स होंगी, सारे केबल ग्राउंड होंगे, सीवरेज की एकदम आधुनिकतम व्यवस्था की जाएगी, साथ साथ ट्रीटमेंट प्लांट होंगे, शुद्ध पेयजल के लिए पाइपलाइन, डामर रोड, इंटरलॉकिंग, अंदर की गलियां सीसी रोड होंगी। तो तमाम हाईटेक सुविधाएं देगी सरकार। और एक बड़ा फैसला और सबसे बड़ी बात है कि इन 26 नगर पंचायतों के जो रहवासी है, जो वहां निवास करते हैं इन नगर पंचायतों की सीमा में, उनके लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने जा रही है सरकार। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से शहरों का विकास हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, उसी तर्ज पर अब सरकार इन नगर पंचायतों को विकसित करेगी। तो निश्चित रूप से वहां एक बड़ा ढांचा सरकार बना रही है, बड़ा प्लान है सरकार का। और इस तरह से अभी 26 के बाद की संख्या और बढ़ेगी और जिलों में नगर पंचायतों का जो प्रस्ताव सरकार मंगाएगी उनमें से तय करेगी किन नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाना है। उसके बाद उस पर जो है बजट सरकार देगी, उसका नगर विकास विभाग उस पर काम कराएगा। तो कुल मिलाकर सरकार की एक बड़ी तैयारी है जो कि ये 26 नगर पंचायतों से सरकार ने शुरू कर दी है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। खबरों में चले आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीजेपी ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और ऐसे में कुंवर माधवेंद्र सिंह एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। गोविंद नारायण शुक्ला को भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। सलिल बिश्नोई को भी एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया। अश्विनी त्यागी को भी बीजेपी ने मैदान में उतारा। तो वहीं सुरेंद्र चौधरी भी एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने यूपी में अब तक 10 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो बीजेपी ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इससे पहले 4 की थी और कुल मिलाकर अब 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 12 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 10 सीटें बीजेपी के खाते में लगभग निश्चित हैं। तो ऐसे में 10 ये जो नाम सामने आए हैं, ये लगभग निश्चित तौर पर सामने आने वाले एमएलसीज होंगे। अब एक सीट पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है और एक सीट पर फाइट होगी। तो वो एक सीट किसके खाते में जाएगी, ये देखना होगा। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए। 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए।
एस के वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वाजपेयी, अभी ये 10 नाम कुल मिलाकर हो गए हैं जो कि एमएलसी चुनाव लड़ेंगे और लगभग ये 10 के 10 नामों को अगर देखा जाए तो निश्चित हैं। ऐसे में ये बड़े बड़े नाम जो सामने आए हैं, इसमें क्या बड़ी एक दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि 10 ये एक तरीके से निश्चित हैं एमएलसी बनेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 शिफ्टों में अपने 10 प्रत्याशी घोषित कर दिए और हालांकि बीजेपी के पास 10 प्रत्याशियों का बहुमत भी है, और अगर वही हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके पास 1 प्रत्याशी का बहुमत है, लेकिन बावजूद इसके उसने 2 प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी में देखें तो डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह, उसके अलावा गुजरात कैडर के आईएएस रहे अरविंद शर्मा जैसे लोगों के नाम जहां पहली सूची में थे, वहीं दूसरी सूची में मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, सलील बिश्नोई, अश्वनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, जिनकी सूची आज 6 नामों की बीजेपी ने जारी की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास जो बहुमत था 10 सीटों का, वो प्रत्याशी उसने जारी कर दिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी जो है, जो अभी पूरे मैदान से बाहर है, लेकिन बीएसपी के प्रत्याशियों ने भी 2 पर्चे खरीद रखे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर नामों की घोषणा जरूर नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्चे उनके पास हैं। तो ये बड़ा सवाल जरूर होगा कि जब समाजवादी पार्टी भी एक प्रत्याशी 11वां उतार चुकी है, जिसका बहुमत उसके पास नहीं है, वहीं बीएसपी के पास भी बहुमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सीटों से ऊपर का बहुमत है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं मामला दिलचस्प जरूर होने वाला है आने वाले समय में, अगर बीएसपी अपना प्रत्याशी उतारती है। और अगर बीएसपी अपना प्रत्याशी नहीं देती है और भाजपा ने भी चूंकि 10 ही नाम घोषित किए हैं, तो समाजवादी पार्टी का दूसरा प्रत्याशी वो भी विधान परिषद पहुंच सकता है। अब ये देखने वाला जरूर होगा कि कब तक, जब तक नामांकन का समय है, आखिर अगला प्रत्याशी जिसके पास बहुमत नहीं है वो आता है, या फिर अखिलेश यादव का जो रणनीति है कहीं ना कहीं वो कामयाब होती है। जी ठीक है, लेकिन देखा गया है अभी 2 सीटें, जैसे 12 सीटों पर है, 10 सीटों पर बीजेपी के लिए निश्चित है, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में निश्चित है, 1 सीट फाइट करेगी यहां पर दोनों पार्टियां। किसके खाते में बेहतर नजर आ सकते हैं रिजल्ट, और 1 सीट पर क्या अभी बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी? क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल 2 बार में 10 नाम घोषित किए गए हैं, 10 का उसके पास में बहुमत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 नाम, बीएसपी ने पर्चा जरूर खरीदा है, लेकिन अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर अब जो जिस 12वें प्रत्याशी की हम बात करें, जिसका बहुमत ना तो समाजवादी पार्टी के पास है और ना ही जो है बीजेपी के पास है और ना ही बसपा के पास है, तो आखिर क्या रणनीति इसको लेकर बनती है? बसपा क्या अपना प्रत्याशी उतारेगी या नहीं उतारेगी? अगर नहीं उतारते हैं तो ऐसी स्थिति में सपा का प्रत्याशी जरूर विधान परिषद पहुंच जाएगा, और पहले से भी विधान परिषद में सपा का बहुमत है। तो ऐसी स्थिति में ये दिलचस्प जरूर होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस अगले प्रत्याशी को लेकर क्या रणनीति बनाती है। फिलहाल 10 महत्वपूर्ण नाम जरूर बीजेपी ने घोषित किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अरविंद शर्मा का है, जो कि जिनको अटकलें चल रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार में उनको एक बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। जी ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं यूपी में युवाओं को खिलाड़ी बनाने की तैयारी है। योगी सरकार प्रदेश में 37 नए स्टेडियम बनाएगी। प्रदेश में 35 स्टेडियम पर काम चल रहा है। खेलो इंडिया के तहत प्रदेश में बन रहे 18 नए स्टेडियम। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 17 स्टेडियम पर चल रहा है काम। प्रदेश के कई जनपदों में किया जा रहा है नए स्टेडियमों का निर्माण कार्य। तो योगी सरकार बनाएगी प्रदेश में 37 नए स्टेडियम। तो सीएम योगी की घोषणा के तहत सीएम योगी की घोषणाओं में यह कहा गया है कि स्टेडियमों पर काम चल रहा है। अयोध्या, हरदोई, कानपुर देहात, गोरखपुर, कौशाम्बी में निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। आगरा, बांदा, प्रतापगढ़, बिजनौर, हाथरस, प्रयागराज में काम जारी है। प्रयागराज, कुशीनगर, गोंडा, बदायूं, मिर्जापुर में काम चल रहा है। उन्नाव, हमीरपुर में 2-2 स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं खेलो इंडिया योजना के तहत सोनभद्र, मेरठ, लखनऊ में निर्माण कार्य जारी है। महराजगंज, फर्रुखाबाद, एटा, मुरादाबाद, मैनपुरी में काम चल रहा है। बस्ती, कानपुर नगर, मिर्जापुर, बाराबंकी, कन्नौज में भी काम चल रहा है। पीलीभीत, अलीगढ़ में 1-1 और प्रतापगढ़ में 3 स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, खेल को प्रमोट करने के लिए, युवाओं को एक बेहतर दिशा में लेकर जाने के लिए ये कितना बड़ा कदम साबित होगा यूपी सरकार का? देखिए, निश्चित तौर पर खेलो इंडिया के तहत लगातार जो सरकार का प्रयास है कि जो युवा है उत्तर प्रदेश के, उनको खेल का अवसर मिले और खेल जगत में वो अपने बेहतर भविष्य बना सके, इसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयास रहता है। और उन्हीं के पहल पर उत्तर प्रदेश में 18 नए स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। 17 स्टेडियम पर पहले से निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे जनपद, जहाँ के युवाओं के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, वहां पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम का निर्माण करा रहे हैं, युवाओं को वहीं पर जो सुविधाएं हैं वो मिल सके और खेल के कैरियर में वो अपना बेहतर भविष्य बना सके। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा कल विभाग की तरफ से इंडियन स्टेडियम का निर्माण किया जाता, कहीं ना कहीं खेल की तरफ जिन युवाओं का आकर्षण है उनको ध्यान में रखकर सीएम योगी आदित्यनाथ इन स्टेडियमों का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर गाजियाबाद से, जहां पर निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा हुई है और सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा। युवती की हत्या और अपहरण मामले में सजा सुनाई गई है। मामले में कोर्ट ने मोहिंदर पंढेर को रिहा कर दिया है। निठारी कांड में अब तक 12 मामलों में फैसला हो चुका है और सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई। युवती की हत्या और अपहरण मामले में सजा सुनाई गई है। मोहिंदर पंढेरा को इसमें रिहा कर दिया गया है और सुरेंद्र कोहली को इसमें मौत की सजा सुनाई गई है। तो निठारी कांड में अब तक 12 मामले में फैसला हो चुका है और सुरेंद्र कोहली को आज सीबीआई की विशेष अदालत ने सजाए मौत दी है, फांसी की सजा दी है। तो सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी गई है। सही है कि ये 12वां केस था जो न्यायालय में आज तय हुआ है, निर्णीत हुआ है और इन सभी 12 के 12 केसों में ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त सुरेंद्र कोहली को डेथ सेंटेंस की सजा दी है। आदेश दिया है कि उसको फांसी पर जब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। इसमें सीबीआई की तरफ से जितनी भी पैरवी रही वह पैरवी ऑफिसर, जिसमें मोतीलाल इंस्पेक्टर और बहुत सारे इंस्पेक्टर पूर्व में रहे हैं, उन्होंने बहुत उससे पैरवी की है अपनी क्षमता से और उसका ही यह नतीजा हुआ कि पूर्ण साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आया और न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर आज इसको फाइनली जजमेंट दिया और जजमेंट देकर के वही मृत्युदंड जो पहले केसों में अब तक मिलता रहा है, इस न्यायालय ने भी इस केस में उसको इसी कैटेगरी का मानते हुए और आज मृत्युदंड से दंडित। तो वहीं बलिया से खबर, जहां पर खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांसडीह मनियर मार्ग पर किड्जी गैरियर स्कूल के पास हादसा हुआ। तो खाई में गिरी है तेज रफ्तार कार, बलिया का यह पूरा मामला है और हादसे में कार सवार एक की मौत भी हुई गई। तो हादसे में कार सवार एक की मौत हुई है, सड़क हादसे में मौत हुई है। बलिया का मामला, 2 लोग गंभीर रूप से यहां पर घायल हुए हैं। तो बांसडीह मनियर मार्ग पर किड्जी कैरियर स्कूल के पास यह हादसा हुआ। बलिया का यह मामला है, सड़क हादसे में एक की मौत हुई है। तो खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, सड़क हादसे में एक की मौत। पीएम मोदी ने लॉन्च की कोविड-19 टीकाकरण अभियान के कैंपेन को और देश भर में वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 3006 सेंटर, करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को दी गई पहली डोज। बीएचयू हॉस्पिटल के अंदर टीकाकरण अभियान के लिए गुब्बारों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। केजीएमयू के अंदर 1200 लोगों को टीका लगाया गया। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 1,65,00,000 डोज अलॉट की गई हैं। हेल्थ वर्कर्स की संख्या के हिसाब से इनका अलॉटमेंट किया गया। तो कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है और अब आज से देश के अंदर कोरोना के खिलाफ एक ऐसी जंग शुरू हुई है जो आने वाले समय में कोरोना को इस देश से बाहर निकाल देगा। तो ऐसे में बीता 1 साल बेहद चुनौतीपूर्ण सभी के लिए रहा, लेकिन आज से कोविड की तमाम जो साइड इफेक्ट्स थे, जो कोविड की तमाम बीमारियां थी, जो कोविड था, वो धीरे धीरे अब जाएगा और वैक्सीनेशन के जरिए ये काम संभव हो पाएगा। तो आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। कानपुर के अंदर टीकाकरण बूथ को सजाया गया था और उसी की तस्वीर हम ये आपको दिखा रहे हैं।
तो वहीं कोरोना पर प्रहार के लिए आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है और इसी बीच हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई से खास बातचीत की, वो हम आपको सुनाते हैं। 600 लोगों की आज 600 लोगों की टीका लगाया जाएगा और प्रथम चरण में कुल मिला के टोटल लगभग 23,000 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको टीका लगाया। सर, जो आज टीकाकरण लगाया जाएगा उसके बाद क्या अपडेट लिया जाएगा, उनका क्या प्रक्रिया रहेगी? कंट्रोल रूम के माध्यम से उनसे संवाद आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जाएगा, उनको भी नंबर दिया जाएगा। यदि वो आवश्यक समझते हैं, कोई उनको जिज्ञासा है, वो हमेशा हमारे कंट्रोल रूम को कंट्रोल रूम से वार्तालाप कर सकते हैं। ये तो डीएम सुहास एलवाई, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से जो टीकाकरण आज कराया जाएगा और जिसके बाद 15 दिन बाद इस पूरी प्रक्रिया में अपडेट लिया जाएगा, जहां पर 6 काउंटर पीजीआई के अंदर लगाए गए हैं और समय समय पर पूरी तरह से चिकित्सा विभाग अपडेट है और सबसे पहले चिकित्सा विभाग के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको ही टीकाकरण लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ ऑन इंडिया, नोएडा। सिद्धार्थनगर से खबर है, 4 केंद्रों पर लगाए गए टीके। उसका बाजार, भवनापुर, बर्डपुर और बसंतपुर बांसी के अंदर केंद्र बनाए गए हैं। प्रतिदिन 100 लोगों को टीका दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने टीकाकरण के दौरान निरीक्षण भी किया। सिद्धार्थनगर की ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 केंद्र बनाए गए हैं सिद्धार्थनगर में, जहां पर ये टीकाकरण अभियान चलेगा। आज 100 लोगों को टीका लग रहा है। ये 100 लोग पहले फेज़ के लिए जो चयनित हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, और उनमें हमारे डॉक्टर्स हैं, आशाएं हैं, एएनएम हैं और आंगनवाड़ी बहनें हैं, और इन 100 लोगों को आज टीका लगेगा और 1 महीने बाद पुनः फिर इनका सेकेंड डोज। और व्यवस्था आप जैसे देख सकते हैं, हर जगह पे मतलब एक वेटिंग रूम बनाया गया है, जिसमें जो भी बेनिफिशियरी आएगा वो वेटिंग रूम में वेट करेगा, अपना टर्न का इंतज़ार करेगा। उसके बाद एक वैक्सीनेशन रूम है, उसके बाद वो वहाँ जाएगा, उसका जो भी एंट्रीज ये सब वेरीफाई होके वैक्सीनेशन होगा उसका। और उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया गया जिसमें 30 मिनट्स वो रहेगा कि उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि ऐसा कुछ सिम्टम या कुछ तो नहीं आ रहा। तो व्यवस्था यहाँ पूरी है। तो सिद्धार्थनगर में 4 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर डेली यहां पर टीकाकरण होगा। प्रतिदिन 100 लोगों को यहां पर टीका दिया जाएगा। पूरे प्रक्रिया को फॉलो करते हुए यहां पर टीकाकरण अभियान चलेगा। खबर बाराबंकी से, जहां पर जिले में लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। जिले में 4 केंद्रों पर टीके लगाए गए हैं। आपको बता दें, प्रतिदिन 100 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। 4 केंद्रों पर 400 टीके रोजाना लगेंगे। बाराबंकी में जिले के अंदर कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। 4 केंद्र बनाए गए, जहां पर लगभग हर केंद्र पर 100 लोगों को टीका प्रतिदिन लगाया जाएगा। ऐसे इस पूरे जिले में बाराबंकी के अंदर चारों केंद्र मिलाकर रोजाना 400 लोगों को टीका दिया जाएगा। पूरे देश में हुआ है और हमारे जनपद बाराबंकी में भी 4 स्थानों पर, यहाँ पे जहाँ हम खड़े हुए हैं जिला चिकित्सालय में, सतरिक की हमारी सीएचसी में, और 2 हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, हिंद और मेयो मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे एक साथ आरंभ हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के साथ। और प्रथम चरण में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारी एएनएम हैं, हमारी आशा बहुएँ हैं और हमारी आंगनबाड़ी दीदियाँ हैं, इन सब का चरणबद्ध तरीके से ये आरंभ हुआ है आज। और बहुत हर्ष का विषय है क्योंकि इस लड़ाई में इस 1 साल से जो हम झेल रहे हैं, अब जाके एक ऐसा कहूँगा मैं कि ठोस बचाव का माध्यम हमें प्राप्त हुआ है। और ये टीका, और भी गर्व की बात है कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि हमारे देश में ही
विकसित किया गया है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित टीका है। तो मैं अनुरोध करूंगा जिसका भी नाम इस सूची में है, जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनका आज के लिए नाम है, वो सब यहाँ पे आए और इस टीके को लगा। मेरे लिए तो बहुत गौरवशाली पल है कि पहले तो इस वैक्सीनेशन ड्राइव का पार्ट हूँ और सेकेंडली मैं फर्स्ट डॉक्टर हूँ या स्टाफ जो भी वैक्सीनेट हुआ वो, तो मेरे लिए तो गौरवशाली है। ये बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। करीब 40-45 मिनट्स हो गए हैं वैक्सीन लगे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, भ्रांतियाँ थी लोगों में? नहीं, ऐसी भ्रांतियाँ नहीं होनी चाहिए। देखिए, वैक्सीन ट्रायल्स के बाद ही इंट्रोड्यूस की जाती हैं और इतने प्रीवियस भी वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलते रहते हैं। MR वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन पूरे इंडिया में एक्सटेंसिव चले हैं, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मन में ऐसी भ्रांतियाँ ना रखें लोग।